गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। और आज है 14 में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 14 मई के करंट अफेयर के बारे में। हमारा मॉर्निंग का थॉट क्या है? हम उन चीज़ों को कभी नहीं भूलते जो हम खुशी से सीखते हैं। यानी जो भी चीज़, जो भी बात, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम उसको खुश होकर करते हैं तो वो हमें ज़िंदगी भर याद रहती है और हम उसको जल्दी भी सीख जाते हैं। तो इसलिए जहाँ पर भी रहिए, जैसे भी रहिए, खुश रहिए और खुश होकर ही सारे काम करिए। क्योंकि खुश रहकर काम करेंगे तो पॉजिटिव जो एनर्जी है वो आपके अंदर आएगी और धीरे धीरे जो है आप इस पॉजिटिव एनर्जी का प्रयोग करते हुए खुश होकर काम करेंगे तो वो आपको जीवन में आगे बढ़ाता रहेगा। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के बारे में। हम सभी माताओं को, यानी दुनिया में जितनी भी माताएं हैं उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस यानी इंटरनेशनल मदर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि आज 14 मई है और 14 मई को हम इंटरनेशनल मदर्स डे मनाते हैं। और ये महीने का जो दूसरा रविवार होता है उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार 14 मई को इसलिए मनाया जा रहा है। दुनिया भर में जो माताएं हैं उनके सेक्रीफाइसेस को याद करने के लिए, उनका जो त्याग है उसको याद करने के लिए। अच्छा, इसके हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मई महीने का जो दूसरा रविवार होता है उस दिन हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। और सबसे पहले इसको 1908 में मनाया गया था और उसके बाद जो अमेरिका के 28वें अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनका नाम था वुड्रो विल्सन, उन्होंने 1914 में ये डिसाइड किया कि मई महीने का जो दूसरा संडे है उस दिन पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जाएगा, है ना। तो इसके बाद से धीरे धीरे अमेरिका में मनाया गया, उसके बाद से धीरे धीरे दुनिया के दूसरे देशों में भी ये फैलता गया। समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कोचीन पोर्ट को जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा 2023 का प्रतिष्ठित सागर श्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। यानी जो कोचीन बंदरगाह है, जो कोचीन पोर्ट है, उसको जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा 2023 का सागर श्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। जैसा सागर श्रेष्ठ नाम है इस पुरस्कार का, तो नेचुरल सी बात है कि जो सागरीय क्षेत्र है उस एरिया में अपने काम की वजह से कोचीन पोर्ट के द्वारा कि उसने पर्यावरण का भी ध्यान रखा है, उसने अपनी जो बात कही है उसको निभाया है, बिजली के लिए हरित ऊर्जा का प्रयोग किया है, कार्बन उत्सर्जन में कमी करी है, इन सभी बातों को लेकर जो नए विचार के साथ में काम किया गया है कोचीन पोर्ट के द्वारा, इसी के लिए इसको सागर श्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। कोचीन पोर्ट हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सागर श्रेष्ठ अवार्ड फॉर द ईयर 2023 by the Ministry of Shipping for its excellence in the maritime sector. नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ट्विटर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है लिंडा याकारिनो को। किसको? लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया है ट्विटर के नए सीईओ के रूप में। क्लियर हो गया। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर, उसके सीईओ एलन मस्क ने आधारिक तौर पे ऐलान कर दिया है कि वो जो है ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करेंगे? लिंडा याकारिनो को। ठीक है। अच्छा, ट्विटर के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? ट्विटर की स्थापना हुई थी मार्च 2006 में। और किसके द्वारा हुई थी? तो जैक डोरसे, बिज स्टोन और इवान विलियम्स के द्वारा हुई थी। ठीक है ना। और फिर उसके बाद जुलाई 2006 में ही सार्वजनिक रूप से इसे लॉन्च किया गया था। और अक्टूबर 2022 में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के द्वारा $44 बिलियन में इसका सौदा किया गया था और इसे अधिग्रहण कर लिया गया था। ट्विटर के बारे में बात हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट जो न्यूज है हमारे पास वो है FY23 की दिसंबर तिमाही के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के आकलन में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय को 68 मंत्रालयों में दूसरे स्थान पर रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा ये मंत्रालय है, ये वाली मिनिस्ट्री है जिसका नाम है नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय और बंदरगाह, ये इसके काम की वजह से इसको यूनियन मिनिस्ट्री के जो 66 मिनिस्ट्रीज हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। तो मंत्रालय ने क्या किया है कि यानी जो ये मंत्रालय है उसको 5 अंकों में से 4.7 जो नंबर है वो मिला है। किस लिए? डेटा गवर्नेंस में उत्कृष्टता के प्रतिबद्धता के लिए। क्लियर हो गया। यानी सबसे ज्यादा जो सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय है वो कौन सा है? सबसे टॉप फर्स्ट पे जो मंत्रालय है वो कौन सा है? तो वो है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग
मंत्रालय, और आए दिन हमारे पास इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज होती है जो हम कवर करते रहते हैं। The Ministry of Ports, Shipping and Waterways was ranked second among 66 ministries in the Data Governance Quality Index assessments for the December quarter of FY23. Clear? अच्छा, देखो ये 6 प्रमुख संकेतक, यानी जिसकी वजह से इसको फर्स्ट नंबर दिया गया है वो क्या है, या वो कौन सी क्वालिटी इंडेक्स चेक किया जाता है, वो कौन सी क्वालिटी चेक करी जाती है। तो इसके जो 6 स्तंभ हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डेटा की क्या क्वालिटी है, डेटा जनरेशन, टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, डेटा का एनालिसिस कैसे किया जा रहा है, किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, डेटा सुरक्षा के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, और मानव संसाधन की जो इसकी कैपेसिटी है वो कितनी है। तो इन्हीं बातों को लेकर ये जो 6 प्रमुख संकेतक हैं वो हैं डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स यानी DGQI, है ना। ये हमारे देश का जो सर्वेक्षण नीति आयोग है उसके तहत एक तरीके से जो मिनिस्ट्रीज है उनके मूल्यांकन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो भी मंत्रालयों से रिलेटेड जो योजनाएं होती हैं, ठीक है ना, वो योजनाएं कैसे लागू करी जा रही हैं, कौन सा मंत्रालय का कौन सा विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, तो उसका एक तरीके से क्वालिटी इंडेक्स है ये। अब मई का जो महीना है उसमें 13 मई से स्टार्ट होने वाला है 4 दिवसीय बाजार उत्सव, जिसका नाम रखा गया है श्री अन्न महोत्सव। जैसा कि हम सबको पता है कि मिलेट ईयर घोषित किया गया है 2023 को, और साथ में ही मोटे अनाजों से जो स्वास्थ्य लाभ होता है उन लाभों के प्रति जागरूकता करने के लिए ऐसा किया गया है। और इसके अलावा जो हमारे कृषि मंत्री हैं जिनका नाम है नरेंद्र तोमर, उन्होंने क्या किया है कि जो हमारे देश के किसान हैं, छोटे किसान हैं, उन्होंने बाजरे के उत्पादन के लिए, मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए किस तरीके से उनको प्रोत्साहित किया जाए, और इसके लिए 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी करी गई है उत्तराखंड राज्य की सरकार की तरफ से। आप देख रहे हैं किस तरीके से मोटे अनाज के ऊपर स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट अपने तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ में उन जो मोटे अनाज उत्पादित करते हैं, छोटे किसान है, सीमांत किसान है, तो उनको किस तरीके से सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए जिसके लिए कि वो मोटे अनाज को उत्पादित कर सके, क्योंकि मोटे अनाज का जो हमारे स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है वो बहुत हेल्दी फर्क पड़ता है। और साथ में ही इस महोत्सव पर 134 स्टॉल लगाए जाएंगे, यानी ये जो 4 दिन तक चलेगा ना महोत्सव, जिसका नाम है श्री अन्न महोत्सव, इसमें 134 स्टॉल लगाए जाएंगे मोटे अनाजों से या उससे बने प्रोडक्ट के ऊपर। 4-day मिलेट फेस्टिवल श्री अन्न महोत्सव from May 13 began in Uttarakhand's Dehradun to generate public awareness about the health benefits of the millet and deliberate on the state's potential to grow the crop in the category. बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 के बारे में बात करें तो जैसा कि संयुक्त राष्ट्र ने ये बात बोला था और भारत ने ये जो है प्रस्ताव दिया था संयुक्त राज्य को कि हमें मोटे अनाज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करना चाहिए। तो इसीलिए 2023 का जो इसीलिए 2021 में ही 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। और ये जो प्रस्ताव भारत की तरफ से दिया गया था उसमें 72 जो देश हैं उनका समर्थन मिला था, ठीक है, जिसके बाद से ही 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। अच्छा, 1 से 5 दिसंबर के बीच में केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहां पर ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। किसका? ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में जो 5वां संस्करण है उसका आयोजन किया गया है। अच्छा, आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो सेंटर फॉर इनोवेशन एंड साइंस एंड सोशल एक्शन के द्वारा, जो एक डिपार्टमेंट है आयुष मंत्रालय के तहत, ठीक है ना। और जैसा कि आयुष मंत्रालय क्या है, तो स्पेशली आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तहत काम करने वाला एक मिनिस्ट्री है। और इस अवसर पर जो हमारे केंद्रीय विदेशी राज्य मंत्री हैं, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हैं, वी मुरलीधरन जो है इस समिति के अध्यक्ष,
ठीक है ना। और इस बार का जो 2023 का विषय है वो क्या है, तो स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों और पुनरुत्थान आयुर्वेद, यानी जो स्वास्थ्य चुनौतियां हैं उनके सामने आयुर्वेद को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस विषय के साथ में मनाया जाएगा। और इस कार्यक्रम में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो तो उपस्थित रहेंगे ही, और 75 देशों से लगभग 7,500 प्रतिनिधि भी, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी भाग ले रहे हैं। ठीक है। द 5th edition of the Global Ayurveda Festival will be held in Thiruvananthapuram, Kerala from December 1st. ओके। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के बारे में अगर हम बात करें तो ये 2 वर्ष में आयोजित होने वाला प्रोग्राम है, यानी कि 2 साल में एक बार इसे किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, स्पेशली आयुर्वेद के क्षेत्र में है, और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि नए नए तरीके के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो किस तरीके से आयुर्वेद जो है हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, और किस तरीके से जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं और साथ में हर्बल उत्पाद हैं उनको कैसे स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाए, इन सभी विषयों को लेकर वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया जाएगा 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि आई ड्रोन इनिशिएटिव के तहत जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने ड्रोन के द्वारा ब्लड बैंक की डिलीवरी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यानी ब्लड बैंक को भेजा गया है किसके द्वारा, ड्रोन के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, रिसेंटली द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसके बारे में हमने भी 2 दिन पहले पढ़ा था, ICMR, उसके अंडर काम कर रहा है आई ड्रोन इनिशिएटिव, जिसका नाम, इस इनिशिएटिव का नाम क्या है, आई ड्रोन। क्या नाम है इस इनिशिएटिव का, आई ड्रोन। तो इसके माध्यम से सक्सेसफुली जो ब्लड बैग्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया गया है। और इसका वजन कितना था, तो इसका वजन था 500 ग्राम। ठीक है। और इसने 12 किलोमीटर की यात्रा तय करी है। क्लियर हो गया। और स्पेशली ये उन इलाकों के लिए जरूरी है जहां पर आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां पर कोई जा नहीं सकता, उन इलाकों में काफी ज्यादा इस तरीके का जो इनिशिएटिव है वो बहुत हेल्प करेगा स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतरी के लिए। अच्छा, आई ड्रोन पहल क्या है, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के द्वारा लॉन्च किया गया है। ड्रोन के माध्यम से ब्लड बैंक को पहुंचाया जाएगा। स्पेशली जो कोविड-19 की जो महामारी आई थी उस समय जो हमारे देश के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आना जाना मुश्किल है या फिर टाइम ज्यादा लगता है, तो ऐसे स्थानों पर ड्रोन का प्रयोग करके स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना इसका मोटिव है। भारतीय रेलवे की 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत देश भर में जो हमारे देश के 21 राज्य हैं और 3 हमारे यूटी है, वहां पर लगभग 785 OSOP आउटलेट्स के साथ 728 स्टेशनों को कवर किया जाएगा। यानी वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जाएगा। तो हमारे देश के जो भारतीय रेलवे के 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना है, इसके तहत हमारे देश के लगभग 728 स्टेशनों को कवर किया जाएगा, जो हमारे देश के 21 राज्यों और 3 यूटीज को कवर करेंगे। अच्छा, ये कैसे किया जाएगा, तो जो स्टेशन हैं, ये 728 स्टेशन है, वहां पर पर्टिकुलर उस एरिया का जो लोकल प्रोडक्ट है उसकी बिक्री की जाएगी और रेलवे मिनिस्ट्री के तहत उसके स्टॉल लगाए जाएंगे। क्लियर हो गया। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट जो योजना है, इसमें क्या होगा, इसमें स्पेशली उस पर्टिकुलर एरिया में जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो उस एरिया की विशेषता है, उसके स्टॉल लगाए जाएंगे रेलवे मिनिस्ट्री के तहत जो रेलवे स्टेशन है वहां पर। क्लियर हो गया। इसकी शुरुआत हुई थी 5 मार्च 2022 को। अच्छा, इसके उत्पाद कौन कौन सी फील्ड से आएंगे, तो देखो खाद्य पदार्थ होगा एक, तो जो वहां पर उत्पादित हो रहा होगा, हस्तशिल्प होगी, कलाकृतियां होंगे, कपड़ा होगा, साथ में हथकरघा, स्थानीय कृषि उपज होगी, स्थानीय रत्न और आभूषण हो सकते हैं, खिलौने हो सकते हैं या चमड़े से रिलेटेड जो भी उस स्थान की विशेषता है उसके स्टॉल लगाए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने के लिए एयर इंडिया पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जिसको हम बोलते हैं DGCA, यानी जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और ये बोला गया है कि इन्होंने जो है एयर इंडिया ने उल्लंघन किया है। किस चीज का उल्लंघन किया है देख लेते हैं। तो दुबई दिल्ली उड़ान के दौरान एयर इंडिया पायलट ने एक महिला मित्र को कॉकपिट में जाने की अनुमति दी थी। किस में जाने की अनुमति दी थी, कॉकपिट में जाने की अनुमति दी थी, जिसकी वजह से नियमों का उल्लंघन किया गया था और इसी वजह से DGCA ने उस पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है एयर इंडिया पर। ठीक है।
एयर इंडिया हैज बीन फाइंड ₹30 lakh by the Director General of Civil Aviation for violating norms. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका गठन 2020 में किया गया था विमान संशोधन विधेयक के तहत। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है ना। और साथ में ही विमानन दुर्घटना की जांच करने के लिए इसका जो है संगठन मतलब इसकी स्थापना करी गई थी। एयर इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और संस्थापक इसके जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने टाटा एयरलाइन के रूप में किया है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एन चंद्रशेखर। कौन है? एन चंद्रशेखरन। देखो, हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो हम ब्रुसेल्स में भारत और यूरोपीय संघ के बीच में व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, जिसको हम बोलते हैं TTC, उसकी 16 मई को मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित होगी, ठीक है ना। और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन है। जब ये उर्सुला वॉन डेर लेयन जब 2022 में भारत की यात्रा पर आई थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो भारत के साथ में जो TTC है उसकी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित करेंगे। द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द इंडिया एंड EU, क्या UE नहीं, EU यानी यूरोपीय यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल विल बी हेल्ड इन ब्रुसेल्स ऑन 16 मई। देखो, TTC के तहत 3 जो कार्यकारी समूह है वो काम करते हैं। एक सामरिक प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, डिजिटल शासन से रिलेटेड, दूसरा है हरित ऊर्जा से रिलेटेड, तीसरा है व्यापार और निवेश से रिलेटेड। भारत और यूरोपीय संघ का जो व्यापारिक संबंध है उसके बारे में बात करते हैं तो भारत जो है यूरोपीय संघ का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, जिसका इसके व्यापार में 2.1% का हिस्सा आता है। यूरोपीय संघ के बारे में बात करें तो यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का समूह है। यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ का संस्थापक है और उसने संगठन छोड़ दिया है प्रेजेंट टाइम में। इसकी स्थापना 1 नवंबर को 1993 में करी गई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हमें देखने को मिलेगा। देखिए, जो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, हमने SDG का नाम सुना हुआ है, यानी सतत विकास लक्ष्य, जो संयुक्त राज्य संघ के द्वारा एक तरीके से एक्शन प्लान के रूप में एक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कुछ, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग देश अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसी विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2015 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 193 देश हैं उन्होंने पूरी दुनिया को बदलने के लिए, यानी हमारी दुनिया को बदलना, सतत विकास के लक्ष्य के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया था, जिसमें 17 जो SDGs हैं उनको शामिल किया गया था, यानी 17 विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया था। और साथ में ये भी मैं बता दूं कि जो भोपाल है वहां के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा मध्य प्रदेश में एजेंडा फॉर एक्शन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इन भोपाल लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य हैं उसमें से स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है भोपाल, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? Bhopal became the first city in India to adopt the UN Sustainable Development Goals localization, यानी स्थानीयकरण के लिए अपनाया गया है ये। भोपाल के VLR के बारे में बात करेंगे तो UN हैबिटेट और 23 से अधिक स्थानीय हितधारकों के सामूहिक सहयोग का परिणाम है, ये पहली बात। दूसरी बात, जिसमें लोग ग्रह और समृद्धि के 3 स्तंभ और 56 विकासात्मक परियोजनाओं की गुणात्मक मैपिंग करी गई है, यानी क्वालिटी वाइज उसको मापा गया है, जिसमें SDG 11 यानी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की समीक्षा की गई है और इसके लिए काम करने की बात की गई है। न्यूयॉर्क शहर 2018 में संयुक्त राष्ट्र के HLPF को अपनी स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रस्तुत करने वाला पहला शहर था, ठीक है। और भारत का पहला जो शहर है वो कौन सा बना है? तो वो बन गया है भोपाल, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसा कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देख सकते हैं,
17 ये जो गोल्स हैं वो कितने हैं, तो 17 है, जहां पर अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग यहाँ पर आइकन सिंबल आपको दिख सकता है। 2015 में अपनाया गया था, 17 SDGs अपनाई गई थी, जिसमें 169 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और 2015 में ही जो 193 सदस्य देश थे संयुक्त राष्ट्र के, उन्होंने जो 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 देश है, जो उनके खुद के देश है, वहां पर कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करके उस पर काम करने की बात की गई थी, जिसमें स्पेशली आप देखेंगे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी के बारे में बात की जाएगी, स्वच्छ ऊर्जा, हरित ऊर्जा, शहर और समुदायों का विकास, जलवायु के बारे में, ऐसे बहुत सारे जो फील्ड है उसको कवर करने का काम करता है। सदस्य राज्य स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा VNR के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का जो राजनीतिक मंच है वो SDG की उपलब्धियों के बारे में रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स, फिर से कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और इसके अलावा जो है, आपको पता है कि टेलीग्राम के लिंक पर हम शेयर कर देते हैं अपना मटेरियल या कंटेंट, तो वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करिए और खूब पॉजिटिव रहिए।